जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन इसी क्लास में अच्छी तरीके से याद हो जाए। और आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि हम आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, जो कि आपके माइंड में एक बार में ही सेट हो जाएगा और परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न जो है नहीं छूट पाएगा। इसलिए बने रहिएगा इस क्लास में। अगर आपको 400 प्लस लाना है मेरे दोस्तों, तो आप लोग को सब्जेक्टिव भी उतना ही पढ़ना होगा जितना कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए सब्जेक्टिव पर भी ध्यान थोड़ा दीजिए। और हम बहुत ही VVI ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप सभी लोगों को, जो कि आपको एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ से। इसलिए आप लोग चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से। और क्लास में आप लोग को डेली PDF हम देते आ रहे हैं और देंगे, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। लास्ट में हम नंबर देंगे, तो उस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा PDF के लिए। आप लोगों को हम PDF सेंड कर देंगे, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, क्लास को नहीं करते। इसलिए आप लोग क्लास को पहले पूरा पढ़िए, क्योंकि ये क्लास में हम क्या समझा रहे हैं आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा जरूर पढ़िए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है और स्क्रीन पर क्या है, और आप लोग मोबाइल को जो है ना इस तरह फुल स्क्रीन कर लीजिए और ध्यान से सुनिए कहीं पे बैठ के। ठीक है, क्या हम बता रहे हैं, इसलिए आप लोग फुल स्क्रीन इस तरह फ़ोन को कर लीजिए। फटाफट सभी बच्चे कर लेंगे। चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न जो है हमें देखने को मिल चुका है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो कि आपको एक बार में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जितना आसान हो सके उतना आसान हम बना के दिए हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। तो उत्तर क्या दिया गया है, उत्तर पर ध्यान दीजिएगा कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पे समझिएगा कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तनों को क्या कहता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है। यह जो परिवर्तन है ना, यह धनात्मक परिवर्तन भी हो सकता है और यह ऋणात्मक भी है। तो आप लोग को इस तरह जो है एग्जाम में लिखना है, ताकि आपको 2 नंबर जो है पूरा फिक्स मिले और एक भी नंबर ना कट पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लाए हैं और बहुत ही जितना छोटा हो सके उतने आसान तरीके से उसको हम बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए लाए हैं, तो समझिएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे ऐसे प्रश्न। कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, उत्तर क्या देखिएगा। 15 से 59 वर्ष की आयु की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है ना, यानी हमारी जो उम्र होती है 15 से 59 वर्ष की आयु, जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। यानी उस उम्र में हम लोग क्या जनसंख्या कहलाते हैं, जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जनसंख्या कार्य में संलग्न रहती है, क्योंकि यह जनसंख्या जो है ना कार्य में संलग्न रहती है और इसे अर्जक जनसंख्या भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो अर्जक जनसंख्या भी कहा जाता है। तो इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम लिखिए। आप लोग, हमें पता है कि आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम लिखना है। तो देखिए क्या कैसे लिखना है। मानव विकास के 4 स्तंभ क्या है, निम्नलिखित है। एग्जाम पहले आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला में लिखिएगा समानता, दूसरा में लिखिएगा शक्तिकरण, तीसरा में लिखिएगा उत्पादकता और चौथा में क्या लिखिएगा, तो सतत पोषणीयता। ऐसे अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो आपको 2 नंबर जो फिक्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामर जो है ना आपके कॉपी को देखता है कि आप लोग क्या लिखे हैं, इसलिए आप लोग ऐसे इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं। 2010, 11, 18 में भी पूछा गया है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। चलिए, तृतीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए।
तृतीय क्रियाओं का क्या करना है हमें, तो वर्णन करना है। वर्णन किस तरह से करेंगे देखिएगा। सभी क्रियाएं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता उपयोग पतियों आदि तक पहुंचाने में सहायता होती है ना, वह तृतीय क्रिया कहलाती हैं। ध्यान से समझिएगा एक बार। सभी क्रियाओं जो क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीय व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों आदि तक पहुंचाने में सहायता होती है ना, वह तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार, मनोरंजन आदि। जैसे कि परिवहन हो गया, खेतीबाड़ी, व्यापार, जैसे कि आप कोनो चीज़ को खरीदें और फिर उसको कहीं पे बेचें। बैंकिंग यानी आप लोन लेते हैं, जैसे कि किस्त उस्त लेते हैं, EMI पे लेते हैं, ये सभी क्या है, तो परिवहन है। संचार, मनोरंजन आदि। इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। साथियों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना आप लोगों को 12th की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, वह भी PDF के साथ कराएंगे। बिल्कुल फ्री PDF देंगे, तो आप लोग बने रहिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। उत्तर क्या देंगे कि ग्रामीण बस्ती एक ऐसा इलाका होता है जहाँ कम लोग रहते हैं। ग्रामीण बस्ती जो है ना, एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे कम लोग रहते हैं। घर साधारण होते हैं, यानी घर जो है माटी उटी के बोलते हैं, यानी कच्चे ईंट का यानी माटी उटी के रहते हैं। घर जो है साधारण होते हैं। अधिकांश लोग खेती और पशुपालन यानी प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। अधिकांश लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होइएगा, जैसे कि हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे अधिकांश लोग हैं वो खेती बाड़ी, पशुपालन, इन्हीं सबों में लगे रहते हैं। यहाँ सुविधाएं कम होती हैं और लोग पारंपरिक तरीके से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे सुविधाएं क्या है, बहुत ही कम रहती है। जैसे कि देखिएगा, कहीं पे जाइएगा ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे आपको डॉक्टरी जो है सुविधा नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे जो आपको कल अच्छा नहीं मिल पाएगा, रहने सहने का घर अच्छा नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिलजुल कर जो है यहाँ के लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, यही एक अच्छा साधन है। आसपास का वातावरण साफ और प्राकृतिक होता है। आसपास का जो वातावरण होता है ना, वह बहुत ही साफ एवं प्राकृतिक होता है, यानी बहुत सुंदर रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रदूषण होता है, शहर में गाड़ी उड़ी चलता है ज़्यादा, तो वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वातावरण साफ हमेशा रहता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में हमें रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मानव प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। मानव प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, हमें ये क्वेश्चन मिला है, तो उत्तर कैसे देंगे। उत्तर देखिएगा। मानव का प्राकृतिकरण से तात्पर्य है कि प्राकृतिक द्वारा मानव को नियंत्रित करना, अर्थात प्रकृति के अनुसार चलना। ध्यान से समझिएगा कि मानव का जो प्राकृतिकरण है ना, उससे तात्पर्य है कि प्राकृतिक द्वारा मानव को नियंत्रित करना, अर्थात प्रकृति के अनुसार ही चलना है हमें, ठीक है। मानव के प्राकृतिकरण में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। मानव के प्राकृतिकरण का औद्योगिकी जो है ना, उसका स्तर क्या था, तो निम्न यानी कम था। एवं मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदम थी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, आदि मानव प्रकृति की सुनता था। आदि मानव जो है ना, वह प्राकृतिक यानी भगवान को ही सिर्फ सुनता था। यानी जब आदमी है उनको भी मारकर खा जाता था ये आदि मानव, इसलिए वह प्रकृति को सिर्फ पूजते थे और मानते थे। प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। प्रकृति से वह क्या कहता था, तो डरता भी था, प्रकृति की पूजा भी करता था। मानव जो है, आदि मानव, वह प्रकृति को ही सुनता था, प्रकृति से प्रचंडता से डरता भी था, और प्राकृतिक जो है ना उनकी पूजा भी करते थे ये आदि मानव। इसलिए आप लोग ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा कि रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर देखिएगा। यह एक व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि जो है ना, यह एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, जिसमें पौधों के एक बार रोपण करने के बाद
कई वर्षों तक लगातार उत्पादक प्राप्त होता रहता है। यह क्या है, तो एक व्यापारिक कृषि है। रोपण कृषि जो है ना, यह एक व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधों के एक बार अगर आप रोप देते हैं ना, तो कई बार जो है आपको लगातार फल देता रहता है। ठीक है, यह बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाली उत्पादित प्रणाली है। यह क्या है, तो बड़े स्तर पर लाभ यानी हमें फ़ायदा होने वाली प्राप्त, जैसे फल फूल देगी तो हमें फ़ायदा ही यानी लाभ होगा ना, तो उत्पादित करने वाली प्रणाली है। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किया गया था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि रोपण कृषि की शुरुआत कहाँ पे किया गया था, तो रोपण कृषि की शुरुआत जो है तो यूरोप वासियों द्वारा जो है किया गया था। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किया गया था। जैसे कि देख सकते हैं, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है और जैसे भी हम बताते चले हैं जिससे आप लिख पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्नाकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है। 19 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया, यानी अगला क्या है, 2-2 साल का गैप है, तो अगला 25 ही हमारा टारगेट है। तो 25 में तो पक्का ये क्वेश्चन आना चाहिए और पूछ भी देगा, इसलिए आप लोग इसे किसी भी हाल में याद करने की कोशिश कीजिएगा जरूर। जन्नाकीय संक्रमण का सिद्धांत क्या है, हमें ये बताना है। तो उत्तर क्या है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नीत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन 3 अवस्था में होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से जन्नाकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे आप लोग को क्या है एग्जाम में लिखना है। देखिए कितना हम शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए हैं, इसको बहुत ही आसान कर दिए हैं जिससे आपको याद हो सके। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुएज नहर के बारे में बताइए। सुएज नहर के हमें बारे में बताना है। उत्तर देखिएगा कैसे देंगे। यह एक महत्वपूर्ण नहर है। सुएज नहर जो है ना, एक प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, ठीक है, जो मिस्र में स्थित है। सुएज नहर कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है, तो मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1869 में पूरा किया गया था। सुएज नहर का कार्य जो है कब पूरा किया गया था, ऐसे भी एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो 1869 में जो है सुएज नहर का कार्य जो है पूरा किया गया था। यह नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो है ना, वो किन किन नहर को जोड़ते हैं, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिसमें यूरोप और एशिया के बीच समुद्र यात्रा बहुत छोटा तथा आसान हो जाता है। जिससे क्या है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच जो यातावरण होता है, यानी कुछ लेन देन होता है, व्यापारी होता है, एशिया के बीच समुद्र यात्रा बहुत छोटा तथा आसान हो जाता है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो 160 किलोमीटर है। इस नहर की जो लंबाई है ना 160 किलोमीटर है। यह नहर पोर्ट सईद से पोर्ट सुएज पतन मिस्र के बीच में स्थित है। ऐसे आप लोगों को एग्जाम में लिखिएगा ना, तो आपको पक्का 2 नंबर का कोई नहीं काट सकता है, और 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है ये प्रश्न, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन लाए थे। बहुत ही VVI 10 क्वेश्चन था, जितना बोल सके उतना VVI क्वेश्चन था। यहाँ से आपको जो है बहुत सारा प्रश्न जो है 2025 के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा किसी भी तरह इसको। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय कृषि से आप क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। उत्तर क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा क्या बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है, जिसमें खट्टे रसदार फलों की उत्पादक प्रमुख रूप में किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अंगूर, अंजीर, जैतून, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की एक प्रमुख क्या है, विशेषता है। तो ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है। चलिए तो आज के इस क्लास में जो है कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं।
तो आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए जो है आप लोग इस नंबर पर हमसे मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि लिख लीजिएगा 962 18 834। यदि आप नए बच्चे हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा के रखिएगा, जिससे जितने भी क्लास होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाइएगा। और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।